आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, इसका आविष्कार किन किन वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। इसके अलावा ट्रांजिस्टर के विभिन्न जो इसके गुणधर्म हैं उनकी बातें हम इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसने इस दुनिया को, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को बदल के रख दिया था। आपने सुना होगा कि जो कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, वो कंप्यूटर का आकार एक कमरे जितना होता था। उसको ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर की आवश्यकता पड़ती थी। जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, उसी से कंप्यूटर का आकार कम हुआ था, क्योंकि जो काम वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब या यूं कहूँ निर्वात नलिकाएं जो काम वहाँ कर रही थी उस कमरे के आकार के कंप्यूटर के लिए, वो काम फिर ट्रांजिस्टर करने लग गया था, जो बहुत सस्ता बन जाता है और बहुत छोटा होता है आकार के अंदर। क्लियर? तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर जो है वो एक बहुत क्रांतिकारी खोज थी उस समय की। अगर उस समय ट्रांजिस्टर नहीं खोजा जाता तो आज इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में हम इतनी सफलता प्राप्त नहीं करते जितनी हम कर चुके। इतनी तो क्या, इसका आधा भी हम नहीं पहुंच पाते अब तक। तो देखिए आप, ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल वाली अर्धचालक युक्ति है। इसके पहले हमने डायोड का अध्ययन किया था और वहाँ डायोड को 2 टर्मिनल वाली युक्ति बताया था, पर ट्रांजिस्टर जो है वो 3 टर्मिनल वाली युक्ति होती है, जिसमें एक टर्मिनल को आधार कहते हैं, दूसरे टर्मिनल को उत्सर्जक कहते हैं और तीसरे टर्मिनल को संग्राहक कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर वास्तव में एक 3 टर्मिनल वाली अर्धचालक युक्ति होती है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के वैज्ञानिक जे बार्डिन, डब्ल्यू.एच. ब्रेटन तथा शाक्ले ने किया था। इन 3 साइंटिस्टों ने मिलकर इस कार्य को 1948 में अंजाम दिया था। इस कार्य के लिए इन्हें 1956 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और ये हर फील्ड के लिए अलग अलग दिया जाता है। हर साल फिजिक्स के लिए दिया जाता है, हर साल केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, हर साल बायोलॉजी के लिए दिया जाता है। मतलब प्रत्येक जो विषय है उस विषय पर ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 1948 में जब इन्होंने इस ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, जो बाद में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला सका हमारी दुनिया में, इसकी वजह से 1956 का जो नोबेल पुरस्कार था वो इन तीनों वैज्ञानिकों को एक साथ दिया गया था। आज ट्रांजिस्टर के कई प्रकार, जैसे संधि ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, जिसको हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET शॉर्ट में कह सकते हैं, तथा धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या MOSFET उपलब्ध हैं। तो ट्रांजिस्टर 3 प्रकार के कौन कौन से? संधि ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर और तीसरा है MOSFET। क्लियर? ये 3 प्रकार के ट्रांजिस्टर, लेकिन हमारे सिलेबस में हम केवल संधि ट्रांजिस्टर का ही यहाँ पर अध्ययन करेंगे। बाकी आगे के दो ट्रांजिस्टर है उनका अध्ययन BSc और MSc में किया जाता है। तो देखिए इसमें लिख भी रखा है कि इस पाठ में हम केवल संधि ट्रांजिस्टर का अध्ययन करेंगे, अन्य ट्रांजिस्टर का अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। अब हम बात करते हैं संधि ट्रांजिस्टर या जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। देखो, संधि ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के 3 क्षेत्र उपस्थित रहते हैं। पहली बात, बीच वाले क्षेत्र की मोटाई सबसे कम होती है। मतलब 3 क्षेत्र होते हैं, एक ये, एक बीच का और एक लास्ट का। तो जो बीच वाला होता है उसकी मोटाई सबसे कम होती है। संधि ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 PNP ट्रांजिस्टर और नंबर 2 NPN ट्रांजिस्टर। इसका मतलब क्या है? इसमें जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें सबसे पहले P भाग होता है
फिर ट्रांजिस्टर का एन भाग होता है, फिर ट्रांजिस्टर का पी भाग होता है, तो बन गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसमें सबसे पहले ट्रांजिस्टर का एन भाग होता है, फिर पी भाग होता है और लास्ट में ट्रांजिस्टर का एन भाग होता है, तो ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखिए अब संधि ट्रांजिस्टर के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 उत्सर्जक, जिसको अंग्रेजी में हम इमीटर कहते हैं। इमीटर का चूंकि पहला अक्षर ई होता है, ई भाग होता है, इस वजह से इसको इमीटर का ई देखकर ई नाम से या ई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार आधार, आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं और बेस के 20 से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी प्रकार संग्राहक को अंग्रेजी में कलेक्टर कहते हैं। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला, है ना, संग्राहक संग्रह करने वाला, कलेक्ट करने वाला। और कलेक्टर का सी शब्द से ये सी बनता है। इस प्रकार से उत्सर्जक, आधार और संग्राहक को ई, बी और सी से। तो देखिए अब हम बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की। तो देखो पीएनपी है यहाँ पे, इसका मतलब सबसे पहले पी भाग है, फिर एन भाग है और लास्ट में पी भाग है। क्लियर? तो ये शुरू का जो पी भाग है वो तो उत्सर्जक ई का कार्य कर रहा है, लास्ट का जो पी भाग है वो संग्राहक सी का कार्य कर रहा है और बीच का जो एन भाग है वो आधार बी का काम कर रहा है। ये पीएनपी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। तो देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो इसमें एन लिखा, पी लिखा, एन लिखा। तो शुरू वाला भाग उत्सर्जक का, बीच वाला भाग आधार का और लास्ट वाला भाग संग्राहक का कार्य करता है। अब आगे देखिए आप, ट्रांजिस्टर के प्रचालन के लिए उत्सर्जक आधार संधि को अग्रवाइस में, समझो इसको, ये उत्सर्जक है, ये आधार है, इसकी से जो संधि तैयार होगी वो कहलाएगी उत्सर्जक आधार संधि। इसको तो जोड़ेंगे अग्रवाइस में। अग्रवाइस का मतलब एन भाग को बैटरी के नेगेटिव से और पी भाग को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे। तथा संग्राहक आधार संधि, ये है संग्राहक, ये है आधार, तो इस वाली संधि को जोड़ते हैं सदैव पश्चिम वाइस में जोड़ते हैं। मतलब शुरू वाली जो संधि है, निवेशी जो संधि है, उसको तो जोड़ेंगे अग्रवाइस में और निर्गत जो संधि है उसको जोड़ेंगे पश्चिम वाइस में। यदि ट्रांजिस्टर की दोनों संधियों को अग्रवाइस में जोड़ दें या पश्चिम वाइस में जोड़ दें तो ट्रांजिस्टर का प्रचालन नहीं होता है। आई समझ में? तो अगर ऐसी हमने नौबत कर दी तो ट्रांजिस्टर का प्रचालन नहीं हो सकता। तो ट्रांजिस्टर का प्रचालन कब हो सकता है? जब शुरू वाली संधि को अग्रवाइस में या उत्सर्जक आधार संधि को अग्रवाइस में और संग्राहक आधार संधि को पश्चिम वाइस में जोड़ें, तभी ऐसा हो सकता है। और अगर दोनों संधियों को आप चाहे अग्रवाइस में जोड़ लो, चाहे दोनों संधियों को आप पश्चिम वाइस में जोड़ लो, उस समय ट्रांजिस्टर का प्रचालन नहीं हो सकता। आगे देखिए, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से संग्राहक सबसे बड़ा होता है। मतलब संग्राहक, ये जो संग्राहक सी है, इसका क्षेत्रफल इन दोनों से ज़्यादा होता है। नाम से इस पर संग्राहक, संग्रह करने वाला, संग्रह करना है तो इसके पास जगह ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संग्राहक सबसे बड़ा होता है। इससे छोटा ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक भाग होता है। सबसे बड़ा तो ये, फिर उससे छोटा उत्सर्जक वाला और सबसे छोटा आधार वाला भाग होता है, बीच वाला भाग होता है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भाग कौन सा है? संग्राहक का, नंबर 2 पे उत्सर्जक का और नंबर 3 पे आधार का। ट्रांजिस्टर का सबसे छोटा भाग आधार होता है, ये बात आपको मैं समझा चुका। अब बात करते हैं कि जो अशुद्धि मिलती है, सबसे ज़्यादा अशुद्धि उत्सर्जक में उपस्थित होती है। इसका मतलब है कि अशुद्धि की जो मात्रा है ना, वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? उत्सर्जक में। क्षेत्रफल सबसे बड़ा किसका होता है? संग्राहक का। सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका होता है? आधार का। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में इस पर आधा नंबर का सवाल जरूर बनता है, सॉरी आधा का नहीं, 1 नंबर का। उत्सर्जक धारा IE, संग्राहक धारा IC मिली एम्पियर की कोटि की होती है। मतलब इसमें 3 धारा बहती है। उत्सर्जक जो पॉइंट आपको दिखाया था मैंने, वहाँ तो बहती है उत्सर्जक धारा, संग्राहक वाले पॉइंट के पास बहती है संग्राहक धारा और आधार वाले पॉइंट के पास बहती है आधार धारा। तो जो उत्सर्जक धारा है उसको तो लिखते हैं IE से
और जो संग्राहक धारा है उसको लिखते हैं IC से। तो ये दोनों धाराएं मिली एम्पियर की कोटि की होती है। क्लियर? आगे देखो, आधार धारा IB माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। जो आधार धारा होती है ना वो सबसे कम होती है, इसलिए आधार धारा को किसका मानते हैं? माइक्रो एम्पियर की कोटि का मानते हैं। आगे देखो, आगे इन सबको समझने से पहले आप ये समझ लो तो आपको वो बात समझ में आएगी क्या कि IE का जो मान है वो वास्तव में IC और IB के योग के बराबर होता है। जहां IC क्या है? संग्राहक धारा, और IB क्या है? आधार धारा। मतलब जो संग्राहक धारा होती है और जो आधार धारा होती है ये दोनों मिलकर उत्सर्जक धारा के बराबर होती है। अर्थात जो उत्सर्जक धारा होती है उसकी वजह से ही ये दोनों धारा जनरेट होती है। ये समझ लो आप, या दोबारा दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि सबसे बड़ी धारा किसकी होती है? IE की, उससे छोटा IC, और सबसे कम धारा होती है IB। तो IE वास्तव में IC प्लस IB के बराबर होता है, और इस बात को ट्रांजिस्टर का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरी बात करूँ मैं, IB माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है, IE और IC ये दोनों मिली एम्पियर की कोटि की होती है। तो अब मैंने आपको क्या स्पष्ट किया कि IE का मान IC से भी बड़ा होता है और IB से भी बड़ा होता है। क्लियर? इस आधार पर देखो अब यहाँ पर तैयार हो जाएगा कि उत्सर्जक धारा IE का मान संग्राहक धारा IC के मान से अधिक या लगभग बराबर होता है, या IE ग्रेटर एंड लगभग बराबर IC। उत्सर्जक धारा IE तथा संग्राहक धारा IC के मान आधार धारा IB के मान से बहुत अधिक होते हैं। अर्थात आपको बता दिया था कि ये तो माइक्रो में है, ये मिली में है, तो ये बहुत बड़ा अपने आप ही हो जाएगा। तो IE ग्रेटर 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 देन IB, तो इसी प्रकार IC ग्रेटर 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 देन IC। उत्सर्जक धारा IE का मान आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC के योग के बराबर होता है, अर्थात IE बराबर IC प्लस IB। यह ट्रांजिस्टर का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर? ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल मैंने बना रखा है राजवीर यादव फिजिक्स के नाम से, आप टेलीग्राम पे जाएं और वहाँ राजवीर यादव फिजिक्स नाम से सर्च करें, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा जिसमें सभी वीडियो की PDF मैंने डाल रखी है। धन्यवाद।